अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। नैब कवानीन में हालिया तब्दीलियों के बाद हुकूमत के ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं। 2 दिन पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की मंजूरी से तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जिसके तहत इंक्वायरी स्टेज पर चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत भी 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है? वज़ीर कानून इसकी तरदीद कर रहे हैं। आप एक मैं क्लैरिटी दे दूं कि ये पर्सन स्पेसिफिक, अगर आपका इशारा इमरान खान की तरफ है तो वो एस्टिमेशन गलत है, क्योंकि इमरान खान साहब का मामला जो नैब में ज़ेर तफ्तीश है वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो चुका है। उन्हें इस कानून की वजह से ना गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उनकी गिरफ्तारी रुकती है इस कानून की वजह से। और अब उनकी जमानत जो है वो अदालत के सामने है, क्योंकि अदालत को जमानत का और रिमांड का बड़ा वसी इख्तियार है, और वो प्री अरेस्ट भी है, पोस्ट अरेस्ट भी है। वज़ीर कानून के मुताबिक गिरफ्तारी मतलूब होती तो बहुत पहले कर ली जाती, ताहम नए तरमीमी कानून के तहत किसी को फ़ायदा पहुँचाने के बदले तहाइफ लेना देना जुर्म करार दिया गया है। चेयरमैन नैब को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार भी मिल गया है, और अगर वादा माफ गवाह ने कोई बात छुपाई तो माफ़ी मनसूख हो जाएगी। सवाल यह है कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से 1 माह पहले इन तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई? दूसरी तरफ 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू ना होने पर हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। इसके अलावा अदालती मामलात और आइंदा इलेक्शन के माहौल पर भी क़यास आराइयाँ जारी हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अता तारड़ साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि आपके ये जो आप वकील भी हैं, पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ नैब केसेस से बराह रास्त मुंसलिक रहे हैं, आप लड़ते रहे हैं, जिन शिकों पर आप लोग गुज़िश्ता अदवार में एहतजाज करते थे, काला कानून कहते थे, वही शिकें 1 साल पहले आपने तरमीम की और 2 दिन पहले रात गए ऑर्डिनेंस से वापस ले ली। इस अमल पे ज़ाहिर है क्वेश्चंस तो उठेंगे ना? बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, नैब के काले कानून के तहत, जो कि एक डिक्टेटरशिप के दौर में आया था, हमने बदतरीन सियासी इंतकाम का सामना किया है, और ये जो अभी तरामीम की गई हैं ये मिनिमम तरामीम हैं। ये बात जहन में रखिए कि अभी भी ट्रायल कोर्ट के पास राइट है बेल ग्रांट करने का। हमारी जब हम भुगत रहे थे तो तब ट्रायल कोर्ट के पास ये राइट ही नहीं था। यानी जिस कोर्ट में आपका रिमांड चल रहा है वो 90 दिन का रिमांड था, और बेल होती थी जब आप 90 दिन काट के जुडिशल रिमांड पे जेल जाते थे, आप हाई कोर्ट से रिट के अंदर जो है वो बेल लेते थे। अब तो इसमें सिर्फ ये किया गया है कि रिमांड को जो 90 से 14 दिन किया गया था उसको 14 से अब 30 दिन कर दिया गया है। जब हम आए थे तो ये 90 दिन का रिमांड था, हमने तरमीम करके उसको 14 दिन का किया, अब दोबारा तरमीम करके 30 दिन का किया। उसकी वजह सुन लें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जो कि वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, जिसके अंदर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होता है, नंबर्स के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, बिजनेस मैटर्स के हवाले से। तो 14 दिन तो हीले बहानों में और गपशप में खत्म हो जाते हैं। उनका ये ऑब्जेक्शन एक रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन तारड़ साहब ये बताएं कि क्या, क्योंकि इस पे एक बात ये की जा रही है ना कि पर्सन स्पेसिफिक जो बात की जा रही है कि अगर है, नैब कह रहा है कि एक पार्टी सरबराह नैब से ताउन नहीं कर रहा, और आपने ये तरमीम कर डाली। अब ताउन ना करने पर चेयरमैन नैब इंक्वायरी स्टेज पर भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। इससे पहले इंक्वायरी स्टेज के 3 माह में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, तो अब जाहिर है ये इसकी जो दोबारा तरमीम की गई हैं वो सारी पर्सन स्पेसिफिक लग रही। देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त पेंडिंग है जिसमें वो ये तरमीम मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करें, वो कह रहे हैं कि पुराने लॉ के हवाले से कुछ शिकें रिस्टोर होनी चाहिए। तो ये बड़ी अनोमली है। अब इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि जो तरमीम की गई थी उसको जरा थोड़ा सा पुरानी लॉ की तरफ ले जाएं, पहली बात तो ये है पर्सन स्पेसिफिक। तो आपने उनकी ख्वाहिश पूरी की है बेसिकली कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, देखिए ख्वाहिश पूरी की या नहीं की, मगर इस बात पे मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये पर्सन स्पेसिफिक इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। नंबर 1 आप पहले इस पे बात कर चुके हैं। नंबर 2, इमरान खान साहब के हवाले से जो अभी कानून मौजूद है वो इंक्वायरी स्टेज पे सिर्फ ये राइट देता है चेयरमैन को कि जब कॉल ऑफ नोटिस का जवाब ना दिया जा रहा हो
जब इंक्वायरी स्टेज पे कोई अक्यूज जो है वो पेश ना हो रहा हो, कभी एक उज़र कभी दूसरा उज़र, वहां पे चेयरमैन और ब्यूरो बिल्कुल बेबस हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। वहां पे चेयरमैन को नॉन कोऑपरेशन, जहां पे अदम तावन होगा किसी भी मुलजिम की तरफ से, वहां पे वो चेयरमैन को पावर दी गई है, वरना तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे तो ऑलरेडी पावर ऑफ अरेस्ट थी। तो इमरान खान साहब के हवाले से नहीं है, ये जनरली ब्यूरो को देखते हुए कि वो बिल्कुल बेबस ना हो जाएं किसी मुलजिम के सामने, तो उनको ये पावर दी गई है कि अदम तावन के नतीजे में वो अरेस्ट कर सके इंक्वायरी स्टेज पे। अब मुझे एक चीज़ ज़रा ये बताएं आप कि तावन ना करने का वैसे मयार क्या होगा? क्या ये सरासर चेयरमैन नैब की डिस्क्रिप्शन होगी कि वो फैसला करेंगे कि तावन ना करने से, मतलब तावन ना करने से क्या मुराद है? देखिए, तावन ना करने से ये मुराद है कि बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि इंक्वायरी स्टेज पे बार बार नोटिस दिया जाता है, जिसको कॉल ऑफ नोटिस कहते हैं, जिसमें मुलजिम ने ब्यूरो के सामने हाजिर होकर तफ्तीश का सामना करना होता है या तहरीरी जवाब जमा कराना होता है, और वो मुतअद्दिद पेशियों पे हाजिर ही नहीं होते, और उसके बाद वो मिसयूज़ करते हैं जो भी उन्होंने बेल ली होती है या जो भी उनको ब्यूरो की तरफ से बार बार बुलाया जाता है और वो नहीं आते, तो वो मिसयूज करते हैं उस प्रोसेस को। लेकिन एक चीज तो ये भी होती है, कुछ लोग पेश भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो जवाब चाह रहे होते हैं वो जवाब उन्हें नहीं दिया जा रहा होता नैब को, तो वो भी तावन ना करने के मुतरादिफ है। नहीं, देखिए, वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे वो मरला आता है कि जहां पे ये अरेस्ट हो सकता है। अदम तावन तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां पे मुलजिम पेश ही नहीं हो रहा, मुलजिम आने से ही कासिर है, मुलजिम बहाने लगा रहा है और कह रहा है कि जी मैं पेश ही नहीं होऊंगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली नॉन कोऑपरेशन जहाँ पे होगी और ब्यूरो के जो सवालात हैं उनका जवाब ही नहीं दिया जाएगा। तो और मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन नैब बिल्कुल एक फेयर आदमी है, वो उस तरह का मामला नहीं है जिस तरह का शहजाद अकबर साहब आके चलाते थे जावेद इकबाल साहब के ज़माने में, और वो बिल्कुल किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होने देते। और ये अदम तावन बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पे मुलजिम सिरे से पेश ही नहीं हो रहा, तो बाकी कोर्ट्स भी मौजूद हैं जहाँ पे अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस होता है, तो कोर्ट्स अपना किरदार अदा करती हैं, और कोर्ट्स ने भी अदम तावन को डिफाइन किया हुआ है कि एक बंदा शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, शामिल तफ्तीश ना होने को अदम तावन से जो है वो इक्वेट किया जाता है इन लीगल टर्म्स। अच्छा, अब ये बताएं कि इलेक्शन के दौरान इस कानून का क्या बेदरेज इस्तेमाल देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क में दो तरह के सियासी लोग हैं। एक सियासी एलीट है, अनटचेबल्स हैं, और एक वो लोग हैं जिन्होंने शहादतें भी दी हैं, जिन्होंने जिला वतनियाँ भी सही हैं, जिन्होंने अपनी हुकूमतों के तख्ते उलटते भी देखे हैं, जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, जिन्होंने अटक किले, लाहौर किले भी काटे हैं, वो एक तरफ हैं। और वो लोग जिनका फॉरेन फंडिंग का केस 6 साल सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं चलता कि वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, वो दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिलीफ लेते हैं, मेरिट्स पे केस नहीं आने देते, जिनका बेटी का टिरियन वाइट का केस इस बुनियाद पे नहीं चलता कि उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया हुआ है, दायरा इख्तियार को चैलेंज किया हुआ है, इस बात पे नहीं आते कि बेटी है मेरी कि नहीं है। फिर जब तोशा खाना का पूछा जाता है तो वो जज पे अदम एतमाद कर देते हैं, जब हाई कोर्ट में जाते हैं बहस करके फैसला महफूज करवा के उसके बाद जज पे अदम एतमाद कर देते हैं। तो ये जो सियासी एलीट है और अनटचेबल है, ये लोग वो हैं जो हीले बहानों से, ताखीरी हरबों से केस के मेरिट्स को डिस्कस ही नहीं करना चाहते, ना आने देना चाहते हैं। मैं तो समझता हूं कि 190 मिलियन पाउंड का केस ओपन एंड शट केस है, उसमें इमरान खान साहब को सजा होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि तोशा खाना का केस ओपन एंड शट केस है, अगर मेरिट्स पे आए तो उस पर सजा होनी चाहिए। मैं नैब के कानून का बेदरीग इस्तेमाल नहीं देखता, मगर अगर अदालती प्रोसेस को चलने दिया जाए और इनके वकील हीले बहाने ना करें, ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें और मेरिट्स पे केसेस को चलने दें, तो फिर ऑब्वियसली इमरान खान इज इन डीप ट्रबल। अच्छा, अब लेकिन एक मुझे ये बताएं, ये फैसले दुबई में हुए हैं क्योंकि वजीर कानून को भी वहां बुलाया गया था? नहीं, दुबई में नहीं हुए। वजीर कानून तो पहले लंदन गए, फिर अमेरिका गए। दुबई में कोई ऐसी मीटिंग मेरे इल्म में नहीं है, और ना कोई ऐसी बात मेरे इल्म में है। जो नैब की तरामीम हैं ये बहुत पहले से ऑन द कार्ड्स थी। देखिए, मुझे तारड़ साहब याद है, आपको भी याद होगा कि मियां साहब ने एक दफ़ा ये बयान दिया था, बल्कि 2-3 दफ़ा ये बात की थी। उन्होंने कहा हमने तो नैब भुगत लिया, अब नैब का कानून तब्दील ना ही हो तो बेहतर है, अब ताकि आने वालों को जो है ना ये भुगतना पड़े और वो देखें। तो आपकी पार्टी लीडरशिप के लेवल पर ये चीज़ काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस थी
कि अब नैब के कवानीन चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है आपकी हुकूमत जब आई इत्तेहादियों की सारी तो मिल के किया, उसमें फिर सबको रिलीफ मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या मियाँ साहब के जहन में ये बात थी कि जो हमने नैब भुगतना भुगत लिया, क्योंकि पहले कह भी चुके हैं वो, अब ये भी भुगते, तो इसीलिए ये दोबारा तरमीम करके इस पोजीशन पे लाए हैं इस मसले को? नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि शरीफ फैमिली ने बिल्कुल किसी तरमीम का सहारा नहीं लिया, मेरिट्स पे उनके केस डिसाइड हुए, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज क्रॉस कर चुके हैं इस तरमीम से पहले ही, और उनके केसेस के हवाले से मामला ट्रायल कोर्ट्स के अंदर हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई सियासी कोई मशावरत के नतीजे में है। ये प्योरली एक कानूनी मामला था जिसमें वकला का भी ख्याल था, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री का ख्याल था, जिसमें ऑब्वियसली ब्यूरो का भी ख्याल था कि तफ्तीश के अंदर उनको मुश्किलात का सामना है, तो जो बेर मिनिमम तरामीम की जा सकती हैं वो होनी चाहिए। तो वरना तो देखिए ना, 90 दिन का रिमांड, बेल ख़त्म, और जितने मामला पुराने लॉ में थे जो ड्रकोनियन थे वो तो ख़त्म कर दिए गए। और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तरीके इंसाफ वाले हैं, इमरान खान है जो आपने बात की, हमने तो भुगत लिया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जब ये तरमीम की गई थी, अब ये जो बेयर मिनिमम किया गया है ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि इदारा बिल्कुल पावरलेस ना हो जाए नैब का, और वो तफ्तीश के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो कार्रवाई कर सके। मगर हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब के केसेस वो तमाम स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं जो इन तरमीम में इस वक्त की गई हैं। तो आप ये कह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया भी कि लीडरशिप आपकी मुतादिद मरतबा ये कह चुके हैं कि हमने तो नैब भुगत ली, अब इन्हें भुगतनी चाहिए, ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं? ये बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। देखिए, वो तो आइडियल सूरत हाल, अगर मेरे से मेरी राय पूछें तो हमें नैब में तरमीम शायद नहीं करनी चाहिए थी। इस पे ओपिनियन डिवाइडेड है, ठीक है। बहुत सारे हमारे सियासी रुफका, हमारी अपनी पार्टी में बहुत सारे सीनियर्स का ख्याल है कि नैब तरमीम करके अच्छा किया, किसी को, वो कोई भी हो, किसी पार्टी से भी हो, उसको ये भुगतना नहीं चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये नैब की तरमीम बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए थी, और जो लॉ हम जब आए थे, जो लॉ था वही रहता और उसी तरह से मामला चलते तो पता लग जाता। मगर ये असल में हम तो लॉ अबाइडिंग लोग थे, कानून के सामने सर झुकाने वाले लोग थे। कॉल अप नोटिस, शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी में बुलाया, आशियाना में अरेस्ट कर लिया, 90 दिन के रिमांड काटे, मरियम बीबी ने, मियाँ साहब ने, हमजा साहब ने, साद रफीक साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, शाहिद अब्बासी साहब ने, किस किस का मैं यहाँ पे नाम लूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने। पॉइंट ये है कि अगर हमने तो भुगत लिया था, मगर अगर वो ओरिजिनल लॉ रहता जब हम आए थे जो था, तो शायद इमरान खान साहब बहुत पहले जेल में होते और बाहर ना निकल सकते। ताखीरी हरबों के बावजूद इस बात के कि वो मेरिट्स पे खेलते नहीं हैं और वो टेक्निकलिटीज़ पे खेलते हैं, मेरिट्स पे वो आते ही नहीं है। मेरी राय तो ये है, मगर ये जो बेयर मिनिमम तरामीम की गई हैं ये मेरिट पे की गई हैं, शफाफियत के लिए की गई हैं, और इनका इमरान खान की ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कल जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिकवा किया कि पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ अभी तक 9 मई वाक़यात की एफआईआर दर्ज तक नहीं हो सकी है। आप उनको जिम्मेदार समझते हैं, तो अब तक मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ उन पर? देखिए, वो बिल्कुल जिम्मेदार हैं। वो ना सिर्फ वो जिम्मेदार हैं, उनकी तीनों बहनें मौजूद थी कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर, जिना हाउस के बाहर। उनके एक भांजे जो थे वो वर्दी की बेहुरमती करते पाए गए, उनकी वीडियो मौजूद है, वो अभी तक रूपोश हैं, फरार हैं। तो ये तो इमरान खान साहब के घर में मनसूबाबंदी हुई और फैमिली ने की, जिसमें उनकी अहलिया भी शरीक हैं, उनकी बहनें शरीक हैं, उनका भांजा शरीक है। ये तो एक फैमिली प्लानिंग के नतीजे में ये मामला आगे चला, और ये बिल्कुल वो जिम्मेदार हैं। तफ्तीश जारी है, मुल्ज़िमान से बाकायदा टेक्निकल मीन से जियो फेंसिंग की गई है, लोगों की लोकेशनें चेक की गई हैं, लोगों के राब्ते चेक किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत देर से बच नहीं सकेंगे। 9 मई की जो कहते हैं, उनकी बहनें कहते हैं वहां पर इसलिए नहीं कि रोक रही थी, वहां लोग सामना भी करना होगा। मैं अब क्या कह सकता हूं कि अपने बेटे को नहीं रोका उस बहन ने जिसका बेटा वर्दी की बेहुरमती कर रहा था। तो वो बेटा किसके कहने में था? वो वालदा के कहने में नहीं था, वो किसी के कहने में नहीं था, और वो वहां पे वर्दी की बेहुरमती करते हुए और मजाक उड़ाते हुए, ठट्ठे लगाते हुए पाया गया। तो ये तो जो है वो हर मुजरिम की ये कोशिश होती है कि वो यही कहे कि मैं तो जाए वकूफा पे, तो अभी तक मुकदमा हो जाना चाहिए था ना, मैं तो मुलव्वस ही नहीं था।
ये क्या इसका भी फैसला नहीं हो सका है कि उनके खिलाफ मुकदमा एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत होगा या फिर जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा? ये तय नहीं हो सका। इस पे फैसला ना आपने करना है, ना मैंने करना है, ना हुकूमत ने करना है। देखिए, जिस पे तफ्तीश चल रही है, मुल्जिमान बहुत सारे जिस्मानी रिमांड पे हैं, बहुत सारे जुडिशल रिमांड पे हैं, बहुत सारे ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो ये तो फैसला तफ्तीशी इदारे करेंगे, पुलिस करेगी, महकमे करेंगे जिनके पास ये तफ्तीशें मौजूद हैं, और वो जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे तो ये शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। तो सर ये पे जावेद लतीफ साहब क्यों शिकायत कर रहे हैं? में होना है, कानून के मुताबिक होना है। देखिए, जावेद लतीफ साहब की मेरी तरह ख्वाहिश होगी कि इमरान खान साहब को बिल्कुल जल्दी इस मामले में जो है वो पूछगछ की जाए, शामिल तफ्तीश किया जाए, मेरी भी ये ख्वाहिश है। मगर कानून और जिस तरीके से ट्रायल का प्रोसेस चल रहा है, तो उसके मुताबिक उनको जब वो बेहतर समझेगी पंजाब पुलिस, वो शामिल तफ्तीश कर लेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस की समाअत का हुक्मनामा जारी किया है ना। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई। अब आपकी हुकूमत का 1.5 माह से भी कम वक्त रह गया। ये मामला आप कब तक लगता है आपको ये लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा, इस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा? देखिए, ये बड़ा ख़तरनाक केस है सुप्रीम कोर्ट में, मिलिट्री ट्रायल्स वाला, इस वजह से कि अगर खुदा ना खास्ता वो मखसूस जहनीत के कुछ जज साहबान इनको तरीके इंसाफ वालों को रिलीफ देने के लिए और 9 मई के वाक़यात को गैर संजीदा दिखाने के लिए, जिस तरह पहले कहा गया कि अच्छा हो गया 9 मई के वाक़यात हो गए, हमारे से तवज्जो हट गई, ये मुनसिफ़ आला ने बात की, तो बात यह है कि जब आप ऐसी बातें करेंगे और 9 मई के वाक़यात को ट्रिविलाइज करेंगे, तो फिर ये ना भूलें कि कुलभूषण यादव भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत ट्राई हो रहा है। ये मत भूलें कि कल को खुदा न खास्ता कोई एस्पियोनाज की कार्रवाई होती है, कोई पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ कोई मुल्क दुश्मन कार्रवाई होती है, तो अदालती फ़ैसले की आड़ में वो भी रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। 9 मई बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट को तो अव्वल 184(3) की एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं करनी चाहिए थी। ये मामला हाई कोर्ट में जाता, नीचे ट्रायल कोर्ट्स में जाता। तो ये 9 मई मुल्क पर हमला था, चंद मुट्ठी भर शरपसंद नासिर ने ये काम किया। अब उनकी इतनी दर्द क्या उठा है कि ये आला अदालतें अब इस मामले में मुलव्वस हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों के हैं, उनके पास राइट्स ऑफ अपील मौजूद हैं हायर जुडिशरी में, उनके पास राइट टू अ लॉयर मौजूद है, कानून के मुताबिक तमाम राइट्स उनके पास मौजूद हैं। तो ये आला अदलिया को तो इसमें मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए, और जहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कोई रिलीफ देंगे, वो मुल्क के मफाद के खिलाफ जाएगा, और सिक्योरिटी के इदारे कल को किसी को रोक नहीं सकेंगे अगर यहाँ पे रिलीफ मिल गया तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अताउल्लाह तारड़ साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, बराए दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अशफाक तोला साहब वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ इकॉनमी पर बात होगी, और उसके बाद हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसके अरकान में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और आर्मी चीफ शामिल हैं। इस काउंसिल का क़याम गुज़िश्ता माह अमल में आया। आज के खुसूसी इजलास में अब तक की होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और आइंदा के लाए अमल पर बात हुई। याद रहे कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी की शरह में गुज़िश्ता माली साल के दौरान 21% कमी हुई है। सरमायाकारों के लिए बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का एक इन्वायरमेंट जो है उसका फुकदान है। इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर मुमलिक बराए रेवेन्यू अशफाक तोला साहब। अशफाक तोला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है, अब तक इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि देखें जी, फैसिलिटेशन के लिए तो आपको भी पता है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को या इवन लोकल इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने के लिए कि जो ब्यूरोक्रेटिक हिचेज होती हैं।
आफ्टर 18th अमेंडमेंट आपको पता है कि सारे सूबों ने अपने अपने लॉ बना लिए हैं और जो भी इन्वेस्टर आते हैं उनको सब बहुत तकलीफें हो रही होती हैं परमिशन लेने के लिए, और कोई भी काम शुरू करना होता है तो उसको बहुत ज्यादा तूल पकड़ लेता है वो उसकी फॉर्मेलिटीज। तो इसलिए ये फैसिलिटेशन बनाई और मेरा ख्याल है इसमें अब सब हम आंगी है, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं और तमाम ब्यूरोक्रेसी को एक जगह ला के खड़ा कर दिया गया है और तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें साथ हैं। तो अब इसकी मीटिंग में यही चीजें तय पा रही हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टर को फैसिलिटेट किया जाए ताकि पाकिस्तान को एक नए रोड मैप इन्वेस्टमेंट की सतह पर, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी भी हमारा बढ़े जो अभी 15% है, तो इंशाल्लाह उसका हमारा टारगेट है कि इसको हम 20% पे लेके जाए। और दूसरी जो फैसिलिटेशन का है तो वो वन विंडो ऑपरेशन होनी चाहिए और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये काउंसिल बैठ के उस मामले को रिजॉल्व करा के जितना जल्दी मुमकिन हो इन्वेस्टर को फैसिलिटेशन कर दे। ओके, अब ये बताइएगा, वज़ीर आज़म ने 3 सेक्टर्स माइनिंग, एग्रीकल्चर और आईटी में इन्वेस्टमेंट की बात की है। क्या इन सेक्टर में सरमायाकारी की प्रपोजल्स तैयार हैं या अभी होमवर्क करना है आप लोग? देखिए ये प्रपोजल तो ऐसा है ना कि कोशिश तो यही हो रही है ना प्राइवेट सेक्टर, देखिए गवर्नमेंट जब भी कोई प्रपोजल लाएगी और गवर्नमेंट फिर अपना इन्वेस्टमेंट करेगी तो आपको पता है फिर वही होगा कि जैसे आज आप प्राइवेटाइजेशन के लिए हम रो रहे होते हैं कि देखें बड़े बड़े सफेद हाथी हमारे पास हैं और हम नुकसान कर रहे हैं। तो ये प्रपोजल में हमें ये करना होता है, हमें फैसिलिटेट करना है प्राइवेट सेक्टर को और उनको फैसिलिटेशन देना है, उनको कंसेशन देना है, उनको अट्रैक्ट करना है कि कितनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर में आपको पता है कि हमारा एक एग्रीगेरियन कंट्री है और अल्लाह का शुक्र है अब हमारी कुछ ईल्ड्स वगैरह भी बेहतर हो रही है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा चार्म है फॉरेनर्स के लिए कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी तरफ आप माइनिंग की बात करेंगे, आपको पता है कि हमारे सारे सूबे पूरी पाकिस्तान में माइनिंग इतनी अच्छी आपका एक शोबा बन सकता है और इतने रिच मिनरल्स हैं हमारे पास। आप पहले मिसाल लेकोडिक की ले लें कि $6 ट्रिलियन का हमारे पास गोल्ड का रिजर्व मौजूद है। तो इस किस्म की चीजों के लिए हम सिर्फ फैसिलिटेशन करेंगे और जब हम फैसिलिटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह वही चीज इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगी और इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा। आईटी का सेक्टर है, देखिए हमारे हिसाब से आज आईटी की जो पोटेंशियल है वो 15 से 20 बिलियन डॉलर की है, जबकि अब हम सिर्फ 2 से $2.5 बिलियन ला सकते हैं। हम रिलाई कर रहे होते हैं उन कंपनियों पे जिनकी अपनी ब्रांचेस दुनिया के कोनों कोनों में है, तो जाहिर बात है उनके लिए ऑब्वियसली वो बिजनेस डिश आउट कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में लेके आए और कोशिश ये करें कि यहाँ का यूथ अपनी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करे और कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी कमाए। okay. अच्छा तुला साहब ये बताएं कि जो गल्फ ममालिक से $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इसकी टाइमलाइन क्या है? क्या इसको अभी सिर्फ ख्वाहिश समझा जाए या कोई कंक्रीट प्लान मौजूद है आप लोगों के पास? आपको पता है कि जी हमारे गल्फ ममालिक से बड़ी देरीना ताल्लुकात हैं और ये हम एक जान है हम सब, और हमेशा जब भी पाकिस्तान क्राइसिस में आया है तो हमारे फ्रेंड्स ने यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और ये जब से हमने ये बात शुरू की है कि हम आउटसोर्सिंग करेंगे और कुछ प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे तो गल्फ कंट्रीज में इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, मगर ये मुनस्सिर होगा आप उनको क्या फैसिलिटेशन कर सकते हैं और कितना आप उनको चार्म दे सकते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट का। देखिए इन्वेस्टमेंट की कोई नेशनैलिटी नहीं होती है, उनको जहां ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा और जहां फैसिलिटेशन मिलेगी वहां जाएगी। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड भी हैं और कुछ और आइडेंटिफाई हो भी रहे, तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून एक रोड मैप आएगा और इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि कोशिश इस हुकूमत की भी है कि एक पाकिस्तान के लिए वो रोड मैप दे के जाना चाहिए हमें कि जो आइंदा आने वाली हुकूमत उस पे अमल पैरा होके एक बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को टेक ऑफ कर सके। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी का रुझान है। अभी ख़त्म होने वाले माली साल में $1.5 अरब इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने कारोबार के लिए सस्टेनेबिलिटी का यकीन नहीं है, मुनाफा बाहर जो है ले नहीं जा सकते, उनको ये भी पता है। इन मसाइल को किस तरह हल करेंगे जो छोटी छोटी हर्डल्स हैं? 2-4 चीजों पे मैं आपको बात करूंगा कि पूरी दुनिया में इस मतलब अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो वहां पर इन्वेस्टर कोशिश करता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट रखे। जैसे मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टर की या इन्वेस्टमेंट की कोई नेशनैलिटी नहीं होती है, जहां पर उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छी फैसिलिटेशन मिलेगी, वो वहां जाएगा। दूसरा, आपको जो सबसे बड़ा अवसर था इस साल या इससे 2-3 सालों में
वो ये वजह बनी है आपकी कि आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन काफी हो गई। तो अगर डॉलर टर्म्स में वो अगर इन्वेस्ट यहाँ पर रुपये में करते थे तो उनकी करेंसी बैक डिवैल्यूएशन होके मिलती थी, तो इसलिए उनके लिए चार्मिंग नहीं था। अब आपको करेंसी की स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम रोज हमारे खुद दोस्त, हमारे मईशतदान, हमारे सियासी लीडरान, ये सब जब रोज खुद आके टीवी पे कहेंगे कि जी हम डिफॉल्ट करने लगे हैं, हम डिफॉल्ट करने वाले, हमारा डिफॉल्ट हो चुका है, तो मेरा ख्याल है जब घर में हम एतमाद पैदा ना कर सके अपना एतबार, तो बाहर वालों को आप कैसे एतमाद और एतबार दे सकते हैं। तो ये सब रीजन थी। मेरा ख्याल है अब वो जो स्याह बादल थे वो छट गए और इंशाअल्लाह ताला अब आपको एक नई नवीद नजर आएगी। दूसरा, आपने अपना सीपैक का दरवाजा बंद किया 4.5 सालों में, जो कि एक कारी ज़र्ब लगाई हमने अपनी मईशत पे। राइट, तो ये प्राइवेटाइजेशन में कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स दिलचस्पी रखते हैं? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस 460 दिन लेता है, जो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इस अमल को कितना कम किया जा सकता है, कितना मिनिमाइज कर सकते हैं? ये मैं खुद प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे हूँ, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको कट शॉर्ट करें। मगर देखें, आप मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क में एक सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि आज अगर आप कोई इस मुल्क के बेहतरी के लिए कोई काम करके जाएंगे और अगर 10 साल बाद फिर आपको एक इदारा कोई नोटिस दे दे कि जी आपने खुदा ना खास्ता ये करप्शन किया, गलत किया, तो मैं समझता हूँ जो भी चीज हो हम सजेस्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट को ये पास कर लेना चाहिए कि अगर कोई भी इस चीज पे अमल पैरा होगा तो उसकी फिर ये इस किस्म के फाइलें नहीं खुलेंगी। तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में हमारे पास कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारा जो मसला है वो ये है कि अगर हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस अगर एक जबान होके एक ही बात करें और हमारे तमाम स्टेक होल्डर एक प्लेस पे आ जाएं और कहें कि ये प्राइवेटाइजेशन करनी है, बिलाशुबा हमारी लेबर फोर्स को हमें कुछ ना कुछ एतमाद देना पड़ेगा कि हाँ उनकी जो टेन्योर है या उनके जो टर्म्स हैं एम्प्लॉयमेंट के, उनमें कमी वाकई नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इसमें मुझे कोई आर नजर नहीं आ रही कि अगर सिद्ध के दिल से इस पे काम किया जाए तो उसको हम 2 महीने पे भी ला सकते हैं और 3 महीने तक आराम से हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किस तरह आए, किस तरह फैसिलिटेशन की जाए, जो फोरम बना है उसमें क्या डिस्कशन हुई है और फ्यूचर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर बात कर रहे थे। अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा तकरीबन 2 हफ्ते बाद जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल रात गए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ केस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट भी शामिल हैं। याद रहे कि इससे पहले काजी फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था। इस नोट में कहा गया था कि चीफ जस्टिस ने बिला वजह अपने साथियों को गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया है और सुप्रीम कोर्ट जैसा आईनी इदारा किसी फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। कल जारी होने वाले 3 सीनियर जजों के नोट से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और फुल कोर्ट बेंच की तश्कील पर अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने अपने नोट में लिखा है कि ताज्जुब है, एक दिन पहले दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की, अगले दिन उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। क्या कई सालों से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के साइलिन को भी ये इजाज़त हासिल हो गई है कि वो चैम्बर में मुलाकात करके अपना केस फिक्स करवा सकें? मैं हैरान हूं कि 9 रुकनी बेंच इस मफरूज़े पर तश्कील दिया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कलअदम करार दिया जाएगा। अगर एक एक्ट कलअदम करार नहीं दिया जाता तो इस कानून के तहत मुतासिरा फरीक की अपील लार्जर बेंच सुनेगा, मगर इस केस के फैसले के खिलाफ अपील सुनने के लिए कम से कम 10 रुकनी बेंच की तश्कील नामुमकिन नजर आती है। इसलिए मेरा मौक़िफ़ है कि मौजूदा केस की समाअत से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला किया जाए। मंसूर अली शाह जस्टिस जो हैं, उन्होंने अपने नोट में ये लिखा कि बेंच में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठा हूँ जिन्हें पहली समाअत पर सामने लाना चाहता हूँ। एहतराम के साथ गुजारिश है कि माजी करीब में फुल कोर्ट के बजाय चंद जजेस पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच तसलसल के साथ तश्कील दिए गए। मेरी राय में फुल कोर्ट तश्कील ना देने से अदलिया कमज़ोर हुई और उसके
फैसले बेवकत हुए। दूसरी तरफ चंद रोज़ पहले चीफ जस्टिस की कुछ वीलॉगर से मुलाकात हुई। मुलाकात के चर्चे अभी भी हर तरफ मौजूद हैं, जिसमें अदलिया की अंदरूनी और मजमूई तौर पर मुल्की हालात पर चीफ जस्टिस से मंसूब ऐसे बयान सामने आए हैं जो इदारे के अंदर और इदारों के दरमियान मौजूदा तनाव की अक्कासी करते हैं। अदलिया के अंदर क्या चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्टर हसनात मलिक साहब। हसनात, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा तकरीबन 2 हफ्ते बाद जारी हुआ है। क्या इस ताख़ीर की वजह अदालत के अंदरूनी इख्तलाफात थे या ईद की छुट्टियों की वजह से जो है वो इसमें थोड़ा टाइम लग गया? देखें, जुडिशल पॉलिटिक्स को अब सुप्रीम कोर्ट से रूल आउट नहीं किया जा सकता। अगर हमने देखा ईद से पहले जो 22 के बाद के रिटर्न आर्डर थे वो जारी हो गए, लेकिन 22 जून वाला जो आर्डर है वो ईद के बाद जो है वो जारी हुआ। हो सकती हैं वजूहात ये भी कि मौजूदा जो बेंच है उसमें कुछ जजेस जो है वो अवेलेबल ना हों, क्योंकि इसमें हमने देखा कि एडिशनल नोट हैं 3। जस्टिस कादी फाइसा का नोट तो पहले ही आ चुका था और वो वेबसाइट से रिमूव हो चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक और जिसमें उन्होंने रिक्यूज़ किया इस मामले से कि जी मैं केस नहीं सुनता, हुकूमत ने जब उन पर एतराज़ किया उस वक्त उन्होंने वादे कर दिया था कि मैंने जो फुल कोर्ट के हवाले से अपनी रिजर्वेशन शो की कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, तो वो अब नोट जारी हुआ। जैसे सरदार तारिक का नोट अब पहली दफ़ा आया, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें आप कह सकते हैं कि टाइमिंग देखी गई। फिर लेट नाइट जो है वो जो जारी होना, तकरीबन 12 बजे कल ये आर्डर जारी हुआ। कुछ इतला तो ये है कि जैसे मंसूर अली शाह जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है, लाहौर से जो है वो आर्डर लेट आया और अपलोड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लेट हुआ। लेकिन ये है कि डिले जो है ये आप कहें सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि चीफ जस्टिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो आज नोट जो आपने भी इनमें देखा होगा, इनमें इतना कुछ लिखा गया है, इतना एक दूसरे चीफ जस्टिस साहब की हवाले से, तो कोशिश ये भी ग़ालिबन यही की गई है कि कम से कम इस पे मीडिया कंट्रोवर्सी बने, मीडिया जो है वो इस पर डिस्कशन कम हो। तो असनाद, ये जो चीफ जस्टिस तारिक मसूद साहब ने बात की है, उन्हें समाअत मुकर्रर होने से एक दिन पहले एतजाज़ हसन की चीफ जस्टिस से मुलाकात को हैरान कुन करार दिया है और सवाल उठाया है कि जो एतराज़ात ज़ुबानी कलामी होते थे अब तहरीर में आ गए। चीफ जस्टिस की बाकी मुद्दत में इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, ये चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के टनोर में कि जजेस ने खुल के उनके हवाले से जो है वो क्वेश्चन किया। जब हमने देखा कि नया अदालती साल शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमत से शिकवा किया कि जी उनके लॉ मिनिस्टर अटार्नी जनरल ने जो उनके नामिनी थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से अपॉइंटमेंट करनी थी पिछले साल, तो वो अप्रूव नहीं किए क्योंकि उन्होंने रिएक्शन दिया दोस्त मजारी के केस का। उसका जवाब फिर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस काजी फैसा दे रहे, उन्होंने रिटर्न आर्डर जो है वो रिटर्न एक लेटर लिखा था। और इसके अलावा हमने देखा कि बहुत से मामला में जजेस की अपॉइंटमेंट में जो है वो खुल के एक दूसरे के हवाले से जो है वो बातचीत की गई। लेकिन ये कि चीफ जस्टिस की किसी के साथ मीटिंग और वो मीटिंग उस पर जजेस का एतराज़ बहुत रेयर हुआ, और जब चीफ जस्टिस पे अपने ही फेलो जजेस और सीनियर जजेस वो सवालात उठा रहे हों तो फिर क्या ये बात रहती है कि जी आपने एक पटिशनर उनसे मुलाकात की और अगले दिन केस की समाअत फिक्स कर दी। तो ये एक बड़ा एक सवाल, ऐसा सवाल है जिस पे अब कोई जो भी फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट की मॉरल अथॉरिटी पे बड़े उस क्वेश्चन होगी कि क्या जब आप पे अंदरूनी तौर पे इतने सवालात उठ रहे हैं तो क्या मॉरल अथॉरिटी रह गई है। ओके, अच्छा, अब ये जो चीफ जस्टिस की कुछ व्लॉगर्स से मुलाकात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस से मंसूब कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत और मुल्की हालात पर उनके ख्यालात की अक्कासी करती हैं, इस मुलाकात के हवाले से आपके पास क्या खबर है? देखिए, ये मुलाकात तो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, अब हम ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है, जो बातें बाहर निकली हैं और जो कन्फर्म भी हुई हैं उससे तो ये लग रहा है कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं। अब चीज़ें पब्लिकली जो है वो जब जजेस एक दूसरे के हवाले से बात करेंगे
तो फिर क्या उनकी जो है वो अब कह सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ तो नहीं बनेगी। और यही हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की और उसका डिनाइल अभी तक रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से नहीं आया। गो कि जो मुलाकात जिन सहाफ़ियों ने की, यूट्यूबर्स ने की, वो जो है वो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कुछ चीज़ों पे डिनाइल किया कि जी ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है जो कन्फर्म हो रही हैं कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की हैं अपने जजेस के हवाले से, वो अगर बेहतर होता कि वो चीज़ें पब्लिक ना होती। अब ये है कि लग रहा है कि टाइम तो बहुत थोड़ा है, तकरीबन उनके पास 2 महीने रह गए हैं। अब जो है वो इसी तरह ही चीज़ें चलेंगी और अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस का देखना होगा कि जस्टिस काजी फैसा इन हालात में जब सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम है वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं। अच्छा हसनात, ये इसमें चीफ जस्टिस को कोट करते हुए कहा गया है कि मुझे 7 जजेस की तायद हासिल है। क्या मौजूदा सूरत हाल में ये हकीकत का बयान है? बिकॉज आप तो पहले ये कहते भी रहे। देखें ये है कि क्योंकि जो एक तकसीम नज़रियाती कहें या 2 धड़े जो बने हैं 7-8 के चीफ जस्टिस के साथ उन समेत 8 जजेस हैं, और वो चीज़ हमने देखी प्रैक्टिकली जब सेंसिटिव मैटर आए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जब पिटीशन आई तो उन्होंने 8 जजेस जो अपने हमख्याल जजेस थे उनके पास केस लगा। इसके अलावा और जब जस्टिस काजी फैसा ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक आर्डर जारी किया कि जी 184(3) के केसेस उस वक्त तक ना सुने जाएं जब तक रूल्स में अमेंडमेंट ना हो, तो उस आर्डर को भी डिस्कार्ड किया गया, ख़त्म किया गया। वहाँ भी अपने हमख्याल जजेस का बेंच बनाया गया। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस साहब एक ट्रस्ट का फुकदान रहा है और ज़्यादा उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो 8 जजेस पे है। उनमें से 6 जजेस वो हैं जो आउट ऑफ टर्न कहें जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जो चौथे तीसरे नंबर पे मुख्तलिफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए हैं, और जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन, ये 2 जजेस हैं जो सीनियरिटी की बुनियाद पे जो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, यानी दोनों लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। तो तकसीम जो है वो ये बड़ी वाज़ेह थी। और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैसा के साथ वो जजेस हैं जो मेजॉरिटी उनमें से आप कहें कि वो वही हैं जो अपने सीनियरिटी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में आए और अपने हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये तकसीम है। इसमें शजरकारी का मामला जो था, जो शजरकारी मुहिम के दौरान सीनियर जजेस का फोटोशूट हुआ था जिससे इदारे के अंदर मसालियत का तासुर दिया गया, मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ने व्लॉगर्स को बताया कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह की कोशिश थी जिसका उनको पता नहीं था। क्या चीफ जस्टिस को इस बारे में अंधेरे में रखा गया? मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा एग्जरेट की गई हैं। जो मेरी इत्तला के मुताबिक वो इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन ये है कि अगर वो कोशिश हुई भी तो उसका फ़ायदा सच नहीं है। खलीज इतनी ज़्यादा है, मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है और इतना कुछ एक दूसरे के हवाले से बिहाइंड द सीन कुछ इकदाम हो चुके हैं जैसे काजी फैसा केस से ले के अब तक। तो अब बड़ा मुश्किल है कि अब एक पेज पे कम अज़ कम मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में तो हम नहीं कह सकते कि जजेस जो हैं एक पेज पे आएंगे, और उस तरह प्रैक्टिकली एफर्ट अगर कहें जो हो वो भी उस तरह की डायलॉग की नहीं हुई। एक दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने सीनियर जजेस को, जस्टिस काजी फैसा को इस मिलिट्री केस जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से जो पिटीशन है इस मैटर में बिठाया, लेकिन इसमें भी ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ बिठाने से पहले जो उनके तफज़ात थे या जिस वजह से जस्टिस काजी फैसा 3 महीने से केस नहीं सुन रहे, वो वजूहात को ख़त्म करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं हुई, उनसे मुशावरत नहीं हुई। तो ये जो सारी चीज़ें सिम्बोलिकली हैं इनका कोई असर नहीं होगा। जुडिशल पॉलिटिक्स और तकसीम जो है वो उसी तरह रहेगी। अब ये जो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू का फैसला है कब तक आने का इम्कान है? देखिए इतलात तो ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो लेटर जो है वो आर्डर लिख लिया है या जो उनके माइंड में है वो लिख लेंगे। यही था कि ईद के फ़ौरन बाद आ जाएगा आर्डर, लेकिन अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई जो है वो जारी नहीं हुआ। देखें टाइम भी उनके पास कम है, और भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनकी जजमेंट अभी पेंडिंग है। तो देखें अब वो कब जो है वो इनको रिलीज़ करते हैं। सुना है कि कुछ सहाफ़ियों से भी चीफ जस्टिस को शिकायत है जिसमें आपका नाम भी आ रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। हमारा काम है रिपोर्ट करना, और बिल्कुल बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस से तो मेरे ख्याल में
शिकायत किसी की भी नहीं है। उनको मे भी होगी हमारे हवाले से, जितनी उनमें मैग्नेविटी देखी, जितना उनमें सब्र देखा, जितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमने की इनके दौर में इतनी शायद पहले किसी दौर में नहीं हुई, और उन्होंने कभी इस हवाले से नोटिस नहीं लिया। ये उनका क्रेडिट जाता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं हमने देखा कि अनफेयर भी बातें हुई उनके हवाले से, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया। किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की, किसी मीडिया पर्सन को बुला के जो माजी में चीफ जस्टिस करते रहे झिड़का या कोई उनको मैसेज दिया जाता है जिसके चिलिंग इफेक्ट होते थे, वो इस तरह का नहीं है। आज़ादी बड़ी दी गई और हमें कोई किसी किस्म का, मुझे ज़ाती तौर पे मौजूदा चीफ जस्टिस के टेन्योर में कोई ऐसा ये आज़ादी राय के हवाले से कोई ऐसा शिकवा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोर्ट कवर करते हैं। आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, अदालत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।